In today's class, we'll proceed with the analysis of chapter 1. The name of the chapter is Matter in our surround. The name of the chapter is Matter in our surround. तो देखो, जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज समझिए कि मैटर होता है। अगर मैं मैटर की बात करता हूँ, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका अपना क्या होता है, वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास हम खुद भी एक मैटर है। ठीक है, हम कोई भी चीज अगर हम देखें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो छोटा सा छोटा एक डस्ट पार्टिकल ही क्यों। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस का मतलब हो गया वॉल्यूम, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मास। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं मैटर के लिए। एक होता है आपका मास और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से आया? स्पेस। जब मैंने कहा कोई भी चीज, हम जो अपने आसपास कोई भी चीज अगर देखें तो उसका एक मास होता है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस से क्या हो गया? वॉल्यूम। यानी कि कोई भी चीज जिसका एक मास है और वॉल्यूम है, इसका एक मास है और वॉल्यूम है, वो क्या है? मैटर है। चलो चैप्टर से इस चीज को समझते हैं। अगर आप चैप्टर में देखो तो यहाँ पर क्या कहा गया? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब हो गया पूरा ब्रह्मांड। कहता है कहीं भी चले जाओ, कोई भी चीज, हर चीज वो एक मटेरियल, इससे बनी हुई है, मटेरियल से बनी। उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो क्या कहा गया आपको? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। इज क्लियर? ठीक है, उसके बाद आगे, आगे देखो। ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस। वो जितनी भी चीजें जो क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एंड हैव मास। देखो स्पेस से मैंने क्या कहा था आपको? एक वर्ड आता है वॉल्यूम। अगर कोई स्पेस का मतलब कितनी जगह घेर, तो किसी भी इतनी छोटी से छोटी चीज कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी करेगी, और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो उसका मतलब वो क्या है? मैटर है। तो अगर मैटर को हम डिफाइन करें तो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? all the things which occupy space, all the things which occupy space and have mass called as matter. ठीक है, इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या कहा गया आपको? ऑल द थिंग्स। अब देखो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल जो होता है वो भी क्या है? मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। अब क्यों वो डस्ट पार्टिकल को मैं कह रहा हूँ वो एक मैटर है? बिकॉज एक डस्ट पार्टिकल भी क्या करता है? इसका एक मास होगा, तो वो भी क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो क्या है? मैटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन अबव। यहाँ पर हम जिसकी भी हमने बात की है, इसकी एयर, फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट, ये सभी चीजें क्या है? इनका ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका एक मास। दे हैव बोथ मास एज वेल एज बॉडी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। देखो आज, आइए आज की बात नहीं, हजारों साल पहले भी अगर आप चले जाओ तो हमेशा हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारे आसपास जो चीजें हैं वो है क्या। जैसे कि अगर आप इंडियन फिलोसफी के हिसाब से देखो, एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जितने भी इंडियन फिलोसफर हुए हैं उन्होंने मैटर को क्या कहा है? कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, द पंच तत्व। तो 5 तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो अगर हम बहुत ही पीछे अगर अपनी हिस्ट्री में जाके देखें तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स है उन्होंने भी मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है? कि मैटर जो है 5 बेसिक एलिमेंट से बना। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स।
और सिर्फ इंडियन फिलोसोफर्स ही नहीं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी इसी क्लासिफिकेशन पर एग्री करते। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों की नॉलेज बढ़ती गई, तो अगर हम आज की बात करते हैं कि आज की साइंस क्या कहती है, अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की साइंस क्या कहती है, तो देखो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो आज के अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एक तो मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, एंड केमिकल, केमिकल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में जो मैटर को क्लासिफाई करेंगे वो किस पर क्लासिफाई करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस पर क्लासिफाई करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। भाई मैटर है क्या? मैटर जो है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। अब इस चीज को समझने के लिए लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर की नेचर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखेंगे, दैट इज एक्टिविटी 1.1। दिस इज एक्टिविटी 1. दिस इज एक्टिविटी 1. अब देखो इस एक्टिविटी में क्या कहा गया आपको, देखो जी, अगर मैं इस एक्टिविटी की बात करता हूँ, दिस इज द एक्टिविटी 1.1। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज टेक अ 100 ml बीकर। आपको कहा गया 100 ml बीकर ले लो। तो अगर आप ध्यान देखो तो ये आपने एक बीकर ले लिया जो कितने ml का है, 100 ml। कितने ml का है, 100 ml। तो आपने एक बीकर ले लिया 100 ml। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है fill half the beaker with water and mark the level of water। आपने क्या किया, आप देख सकते हैं इसको आधा आपने पानी से भर दिया। आधा बीकर आपने किससे भर दिया, पानी से भर दिया। ये आपने इसमें पानी डाला, ठीक है, ये आपने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो आधा बीकर आपने पानी से भर दिया, ये सारा आपने इसमें पानी डाला। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आपको कहा था डिजोल्व सम सॉल्ट। अब कहा जा रहा है उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर डालो विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। अब आपको कहा जा रहा है कि जब आपने उसमें शुगर डाला या कुछ सॉल्ट डालोगे तो क्या इसका लेवल बढ़ेगा। तो देखो भाई, आपने जो ये सॉरी जो आपने बीकर लिया था इसमें क्या डाला, पानी। पानी होता है लिक्विड, पानी क्या होता है, लिक्विड। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। अब जो भी आप सॉल्ट वगैरह डालोगे, जो भी आप सॉल्ट डालोगे या शुगर डालोगे वो इस गैप में जाएगी। कहाँ जाएगी, इस गैप। तो इनिशियली तो क्या लेवल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट है वो जो एक फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लो अब आपने ये आधा आपने बीकर भरा हुआ है, आपने 1 स्पून डाला, 2 स्पून डाला, 3 स्पून, पर ये जब तक ही लेवल अप नहीं होगा जब तक ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई नहीं हो जाता। जब ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा फिर तो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लेवल पे वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपसे जब ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो आप कहोगे देयर इज नो चेंज। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर सॉल्ट तो आपने डाला फिर लेवल ये लेवल अप क्यों नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, लेवल अप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लिक्विड था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, लिक्विड था, जैसे कि ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या था, स्पेस था। तो जो भी आपने सॉल्ट को डाला, जो भी आपने सॉल्ट इसमें पोर किया, वो सारा का सारा क्या हो गया, स्पेस में चला गया, इससे लेवल अप नहीं।
वेयर डज इट डिसअपियर, समझ में आ गया कहाँ गया वो। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो आपका आंसर होगा नो। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो आपका आंसर क्या होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो मैटर है वो किससे बना, पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, वो भी मैटर है। अगर मान लो कोई भी चीज आप लेते हो वो एक मैटर। अच्छा, अब बात करते हैं इस एक्टिविटी से लेके, आपने स्पून, स्पून में आपने हो सकता है सॉल्ट को लिया हो सकता है आप शुगर को लो। जो भी आपने सॉल्ट या शुगर उस बीकर में डाला, वो क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द वाटर, पूरे पानी में वो घुल गया, डिसॉल्व हो, पूरे पानी में वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपने वाटर डाला, अभी भी लेवल क्या है, आपने सॉल्ट डाला उसको स्टीम किया, अभी भी क्या है, लेवल उतना ही है। पहले तो सारा का सारा सॉल्ट यहाँ आ गया, फिर धीरे 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 जो भी स्पेस था उस पर जाके वो क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये देखो अब पूरे पानी में सॉल्ट जो है घुला हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अंदर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। तो ये एक्टिविटी से हमें एक चीज समझ में आती है, पहली बात कि जो मैटर होता है वो किससे बना, पार्टिकल से बना है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। तो एक्टिविटी 1.1 क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब आप वाटर में क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसिस। तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पे जाके फिक्स, उन्होंने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर। तो एक्टिविटी 1.1 क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी सॉरी 1.1, 1. नेक्स्ट एक्टिविटी चैप्टर 1 एक्टिविटी 1. अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि भैया ये जो पार्टिकल्स है, यानी कि मैटर जो किससे बना, पार्टिकल से बना, ये बात तो हमें समझ में आ गई। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कितने स्मॉल, ना छोटे होते हैं। इसके लिए देखो हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.2। इसमें कहा गया आपको टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां देखो, ये हो गया आपका, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4, एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आपने KMnO4 के क्रिस्टल लिए और उसको आपने किस में डाल दिया, 100 ml ऑफ वाटर। अब KMnO4 के जो क्रिस्टल होते हैं, इनका जो कलर होता है, इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ये डार्क पर्पल कलर होता है। कैसा होता है, डार्क पर्पल। जो KMnO4 का क्रिस्टल होता है उसका कलर कैसा होता है, कुछ इस तरह का कलर होता है, डार्क, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो जैसे आपने इस क्रिस्टल को डाला पानी में, पानी का कलर भी कैसा हो जाएगा, डार्क पर्पल। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां देखो, ये देखो, क्या कहा जा रहा है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है, आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। दिस इज द फिगर। सबसे पहले क्या हुआ देखो, अगर आप इस फिगर को देखो, आपने क्या लिया, 100 ml वाटर लिया, इसमें आपने क्रिस्टल डाल दिए, इसमें आपने क्या डाल दिए, क्रिस्टल, किसके डाल दिए, KMnO4, पोटेशियम परमानेंट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, एक्टिविटी 1.2 में क्या कहा जा रहा है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट क्या था इसका, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट इज टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। तो पहले पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। KMnO4, यानी कि आपने जो 2 से 3 क्रिस्टल डाले हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। दिस इज पोटेशियम पर, आपने कितने क्रिस्टल डाले हैं, 2 to 3 क्रिस्टल। और मैंने आपको अभी बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क पर्पल। इसका कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल कलर होता है।
इसका कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। अब आपको कहा जा रहा है टेक आउट, आपने पानी में जैसे इसको डाल दिया, फिर आपको कहा जा रहा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब पानी में आपने मिला दिया KMnO4, वो मिलाने से वो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा कैसा हो गया, डार्क पर्पल कलर का हो जाएगा। फिर उसमें से आपको कहा गया 10 ml जो है इसमें से बाहर निकालो और उसको 90 ml ऑफ क्लीन वाटर में डालो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने ये लिया वाटर 100 ml बीकर में, इसमें आपने KMnO4 मिला दिया। क्या मिला दिया, KMnO4। KMnO4 मिलाने के बाद मान लो ये पानी कुछ ऐसा हो गया डार्क पर्पल, कुछ ऐसा हो, ठीक है। और फिर आपने एक बीकर लिया जिसमें साफ पानी है, इसमें क्या है, साफ पानी, साफ पानी। इसमें से ये जो पूरा आपका कैसा हो गया है, डार्क पर्पल कलर का हो गया। इसमें से 10 ml फिर आपने इसमें डाल दिया। कितना डाल दिया, 10 ml। तो जब आप डालोगे 10 ml दोबारा ये ऐसे ही कलर का हो जाएगा। फिर आपने एक और बीकर लिया, फिर आपने एक और बीकर लिया, इसमें भी क्या है, क्लीन वाटर है, उसमें भी क्या है, क्लीन वाटर है। अब ये जो है यहां से फिर आपने 10 ml लिया सॉल्यूशन और वो इसमें डाल दिया। तो काफी सारे क्लीन वाटर के बीकर को ये क्या कर देगा, डार्क पर्पल कर, काफी सारे, बहुत सारे। समझ में आ रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है आपको, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। फिर टेक आउट 90 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन जिसमें आपने डाला, अब यहां से लेना है, एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। 5 से 8 बार, इवन 8 टाइम्स के बाद भी आप देखोगे लास्ट वाला जो होगा ना, 8 टाइम वाला जो बीकर होगा, उसमें भी आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। चाहे हल्का ही दिखाई दे लेकिन वो दिखाई देगा। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, यस इट विल बी स्टिल कलर, इट विल बी स्टिल कलर। तो देखो पहले आपने क्लीन वाटर लिया, उसमें डाला तो बिल्कुल डार्क शेड में है ना, ये तो पूरा का पूरा क्या है आपका, बिल्कुल ही डार्क पर्पल है। यहाँ से आपने क्या लिया, 10 ml लिया, यहाँ से आपने 10 ml इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब को आपने अदर क्लीन जो आपका 90 ml था, यानी कि इसमें क्या था, 90 ml ऑफ क्लीन वाटर था, इसमें क्या था, 90 ml ऑफ क्लीन वाटर था, और 10 ml आपने ये डाल दिया, टोटल 100 हो गया। अभी भी देखो इसमें डार्क पर्पल आ रहा है। फिर आपने इस वाले सॉल्यूशन से, इस वाले सॉल्यूशन से फिर आपने 10 ml क्या ले लिया, सॉल्यूशन बाहर निकाला, और आपने जिस नेक्स्ट बीकर में डाला उसमें 90 ml फिर क्लीन वाटर था, 10 ml और डाल दिया, टोटल कितना हो गया, 100। अभी भी देखो ये डार्क पर्पल है, हालांकि उसका कलर थोड़ा फेड होता जा रहा है लेकिन अभी भी हो तो रहा है ना। देखो कितने सारे पार्टिकल्स को उसने क्या कर दिया, डार्क पर्पल में। आपने से 2 से 3 क्रिस्टल लिए थे, 2 से 3 क्रिस्टल जो KMnO4 के थे, उन्होंने कितने सारे वाटर को क्या कर दिया, डार्क पर्पल कलर में चेंज कर दिया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या कहा जा रहा है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आप खुद ही देखो कि पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं, कि 2 से 3 क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स थे, इतने सारे पार्टिकल्स थे कि उन्होंने इतने सारे पानी को डाइल्यूट। विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, हालांकि कलर धीरे धीरे लाइट होता चला गया लेकिन अभी भी उसकी विजिबिलिटी थी, अभी भी उसकी विजिबिलिटी थी। ये समझ पा रहे हो, इससे क्या आपको समझ में आया, अगर आप इसका कंक्लूजन निकालो तो आपको ये कहा जा रहा है, this experiment shows that just a very few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। यानी कि सिर्फ 2 से 3 या कुछ ही क्रिस्टल अगर हम KMnO4 को लें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 लीटर वाटर को वो कलर, डार्क पर्पल में कलर में चेंज कर देते हैं। तो वी कंक्लूड दैट, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सिर्फ एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो आप घर पे अगर इस एक्टिविटी को करके देखना चाहो तो घर में डेटॉल तो होता ही है, तो सेम एक्टिविटी, अब डेटॉल में क्या होगा, हम कलर नहीं देखेंगे, डेटॉल से हम देखेंगे स्मेल। सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 10 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें क्या होगा, आप देखोगे अलग अलग पानी में डालने के बाद बावजूद आपको डेटॉल की स्मेल आती रहेगी।
द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन, इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इतने स्मॉल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, पैकेट ऐसे तुम देख ही नहीं सकते, इतने स्मॉल होते। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या इसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो उसमें सबसे पहला पैराग्राफ आता है आपका कि पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते हो कि पार्टिकल्स का कैरेक्टर कैसे है। जैसा आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना कैरेक्टर, वैसे वैसे ही बात की जा रही है कि पार्टिकल्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स और मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वो भी हमने सॉल्ट वाली एक्टिविटी की थी। अभी क्रिस्टल जो है पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो गया कि, तो उसका मतलब भी क्या है, पानी में जो स्पेस था उसमें उसने स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तभी तो उसने उसका कलर चेंज कर दिया। तो इन एक्टिविटी 1.1 जो आपने शुगर और सॉल्ट डाला था, एक्टिविटी 1.2 जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट हम डेटोल की बात कर रहे थे, वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटोल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee और lemonade यानी कि नींबू पानी, उसमें भी यही होता है पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, जैसे कि पानी, पानी में हम जैसे लेमनेड बनाते हैं उसमें नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, वो पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाता है। उसमें भी यही चीज होती है कि पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट into the spaces between the particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of matter. इससे क्या पता चलता है? This shows that, yes, this shows that, main point क्या है? This shows that there is enough space between particles of matter. पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये क्लियर हो गया? अब इसी चीज को आगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। दैट इज एक्टिविटी 1. नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.3। देखो एक्टिविटी 1.3 क्या? एक्टिविटी 1.3 इज पार्टिकल्स और मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक्टिविटी 1.3 से क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्ट, क्या कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लो इस पूरे हॉल के कॉर्नर पे मैंने एक अगरबत्ती, अगरबत्ती को हम कहते हैं इंसेंस स्टिक, मैं रख, क्या आपको उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी? नहीं आएगी। आपको उसके पास जाके उसको स्मेल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने उसको जलाया नहीं। तो क्या कहा जा रहा है आपको? पुट एन अनलिट, अनलिट का मतलब बिना जली हुई, इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? बिल्कुल पास जाना पड़ेगा। बिना जली हुई अगरबत्ती की स्मेल तो तभी आएगी जब हम उसके बिल्कुल पास जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आपको कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन? अब आप उस अगरबत्ती को जला दो। अब इस अगरबत्ती को अगर मैं यहाँ भी चलाऊंगा तो बाहर तक भी इसकी फ्रेग्रेंस चली जाएगी ना। व्हाट हैपेंस? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? यस। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये करता है। ऐसा इसलिए हुआ कि देखो, जैसे हम ये रूम है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम कह रहे हैं पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे कि मान लो एक पर्सन यहाँ पर है और यहाँ उसने अगरबत्ती को जलाया, ये अगरबत्ती जला दी, ठीक है, यहाँ अगरबत्ती को जला दिया। तो जब आप अगरबत्ती को यहाँ जला दोगे, यहाँ से इसकी जो स्मेल है अगरबत्ती की वो इसके पास यहाँ तक आ रही है। कैसे आ रही है? कि भैया अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी।
यानी कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरी चीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। आपने जैसे उसको जलाया ये गर्म होना शुरू हो गया, गर्म होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। इसके अलावा रूम में क्या होगा, रूम में एयर पार्टिकल्स होते हैं। अब ध्यान से देखो, रूम में एयर पार्टिकल्स है, एयर का मतलब गैस। मैंने कहा लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। गैस पार्टिकल्स के बीच में तो लिक्विड से भी ज्यादा स्पेस होता है। तो ये जो अगरबत्ती के यानी कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं, जो ये इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं, ये जो रूम में एयर होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाता है। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। जब एक मैटर के पार्टिकल्स में दूसरे मैटर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि उसके साथ जाके मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। यानी कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं, जब आपने उसको जलाया, जलाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स मूव करने लगे। मूव करते करते वो एयर पार्टिकल्स में डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब जैसे ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसके पीछे वो ऐसे डिफ्यूज हो, इंटरमिक्स हो, समझा क्या। फिर एयर पार्टिकल्स के थ्रू मूव करते 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 वो स्मेल हमारे नॉस्ट्रिल्स तक आ जाए। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ, ठीक है। हाँ, एयर पार्टिकल्स के साथ। अब एयर पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स मिक्स हो गए, इंसेंस स्टिक के। अब एयर जैसे जैसे एयर आगे आएगी वो पार्टिकल्स साथ साथ में आगे आ रहे हैं, तो वो स्मेल हमारे तक आ रहा है। समझ में आ गया। लेकिन पार्टिकल्स में मूवमेंट कब आई, जब आपने उसको क्या है, जलाया। जलाने से क्या वो टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो मूवमेंट बढ़ गई, तभी वो इंटरमिक्स। और इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी, एक्टिविटी 1.4। आपको कहा जा रहा है टेक 2 ग्लासेस और बीकर, 2 बीकर ले लो, तो दोनों को किससे फिल कर दो, वाटर से। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इन स्लोली। जैसे कि आपने ये बीकर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, बीकर, और इसमें क्या है, पानी है। इसमें क्या है, पानी है, ठीक है। फिर आपने एक बीकर और ले लिया ऐसे, या आपने एक बीकर और ले लिया। अब जो फर्स्ट वाला बीकर है, फर्स्ट वाला बीकर है उसमें कहा जा रहा है आपने इंक डाल दी। तो मान लो आपने ऐसे एक इंक ड्रॉप डाल दी, या आपने क्या डाल दी, इंक ड्रॉप डाल, ठीक है। ब्लू है रेड, तो हमने यहाँ पे डाल दी रेड इंक डाल, ठीक है। अब धीरे धीरे देखोगे विद इन द मिनट ये पूरा का पूरा पानी जो है कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, होता है ना ऐसा। आप इंक ड्रॉप डाल दो पूरे पानी में फैल जाएगी और विद इन द मिनट ही फैल जाए, होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। अच्छा, फिर कहा जा रहा है दूसरा बीकर जिसमें भी, इसमें भी क्या है, पानी है। जो सेकंड बीकर है इसमें भी क्या है, पानी है। अब इसमें क्या डालना है आपको, इसमें हनी डालना है। इसमें क्या डालना है आपको, हनी डाल। इसमें क्या डालना है आपको, हनी। तो इसमें आपने डाल दिया हनी। मान लेते हैं ये आपने हनी डाल, ये आपने क्या डाल दिया, येलो कलर में ये क्या है आपका, हनी। हनी भी डिसॉल्व होगा, लेकिन जितने उसको डिसॉल्व होने में नियर अबाउट मान के चलो आप। अगर मान लो आपने इसमें एक ड्रॉप डाली है, क्या डाली है, एक ड्रॉप। आपने जो सिंगल ड्रॉप डाली है इनकी, वो मान लो 1 मिनट में आपकी पूरी इंटरमिक्स हो जाए। लेकिन इसमें अगर आप एक ड्रॉप डालोगे कम से कम इंटरमिक्स होने में उसको आधा घंटा लगेगा। समझा क्या। तो देखो यहाँ पे भी ये डिफ्यूज हो गया, इंटरमिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे भी इंटरमिक्सिंग हो रही है। कुछ मैट्रिक में इंटरमिक्सिंग क्या होती है, जल्दी होती है, कुछ में धीरे होती है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अ मैटर, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मैटर। यानी कि कुछ मैटर में डिफ्यूजन, कुछ मैटर जो डिफ्यूज होते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कुछ मैटर डिफ्यूज होने में ज्यादा टाइम है। समझ पा रहे हो, सबका स्पीड जो होता है अलग होता है, डिपेंड करता है कि मैटर का नेचर कैसा है। ये सवाल समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिविटी 1.4 की बात करता हूँ, तो देखो इसमें होगा क्या, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। वी ऑब्जर्व दैट इंक ड्रॉप टेक्स अराउंड 1 मिनट। जब आप एक इंक की ड्रॉप डालोगे वो 1 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगी। वाइल अगर मैं हनी ड्रॉप की बात करता हूँ, टेक्स अराउंड हाफ आवर टू कंप्लीटली डिसॉल्व, कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा। और ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, पानी में इनके पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, पानी में हनी की ड्रॉप डिसॉल्व होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या इतनी बात समझ में आ गई,
क्लियर है आता, ठीक है। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या है? इट शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जी समझ में आ रही है भाई, इनकी ड्रॉप पूरे पानी में डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उसके पानी के बीच में जो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके वो डिफ्यूज हो गई। और रेट ऑफ, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कितनी जल्दी होगा या धीरे होगा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल कैसा है। जैसे इंक ड्रॉप थी तो विद इन द मिनट ही होगी, लेकिन हनी को क्या लगा ज्यादा। तो नेचर ऑफ द पार्टिकल में ये चीज डिपेंड करती है। तो क्लियर होगी ये वाली एक्टिविटी भी आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1 फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी 1.5। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.5। तो अगर हम एक्टिविटी 1.5 की बात करते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO। जब क्रिस्टल की बात हो रही है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया CuSO4 इंटू 5H2। समझ पा रहे हो इस चीज को? क्रिस्टल का मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एडिशन, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना समझो। अगर क्रिस्टल की बात हो रही है तो कॉपर सल्फेट के साथ क्या है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो सिंपली इसको, ये जो कॉपर सल्फेट है इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस। इसको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। हाइड्रस का मतलब हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। अगर मैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की बात करता हूं तो इसका कलर तो होता है व्हाइट, लेकिन जब हम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम विट्रियल ब्लू भी कहते हैं, इसका जो कलर होता है ये होता है ब्लू। इसका कलर कैसा होता है? तो आपने जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है, यानी कि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और आपको कहा जा रहा है क्रिस्टल लेना पोटेशियम परमैंगनेट का, ये तो अभी हमने किया था डार्क पर्पल, ये अभी हमने किया था जब पानी में हम डालते चले गए थे। अब आपको कहा जा रहा है भैया या तो कॉपर सल्फेट ले लो, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू, या ले लो क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर होता है डार्क। तो हम इस एक्टिविटी में काम करते हैं, हम बात करते हैं क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जी आपने एक बीकर ले लिया और इसमें क्या डाल दिया? धीरे से, आराम से, स्लोली स्लोली आपने इसमें क्या डाल दिए? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट डाल। ठीक है। अब इसमें भी जो है दो केसेस है। एक बीकर में जो पानी है वो कैसा है? वो हॉट है। एक बीकर में जो आपने पानी लिया है वो गर्म पानी है। और दूसरे बीकर में जो आप पानी ले रहे हो, दूसरे बीकर में जो आप पानी ले रहे हो वो कैसा है? वो ठंडा पानी है। इसमें भी आपने क्या डाल दिया? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें भी आपने क्या डाल दिया? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ठीक है। डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, ज्यादा स्टीर नहीं करना, बस क्रिस्टल डाल के छोड़। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। धीरे धीरे क्रिस्टल को नीचे जाने दो। नीचे जाने का धीरे धीरे वो क्या होगा? डिसॉल्व होना शुरू होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा आप लोग बताओ कि किसमें जो है आपके हिसाब से जल्दी डिसॉल्व हो? हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर? हॉट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो मूवमेंट ज्यादा जल्दी होगी। ज्यादा जल्दी होने से जल्दी जल्दी वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। मूव करते करते जल्दी जल्दी वो इसमें क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। कोल्ड वाटर में भी होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं एक्टिविटी 1.5 की बात करता हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। ठीक है। और वाटर, अगर क्रिस्टल की बात होती है तो इसका मतलब उसमें क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं? 5। और इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होने का मतलब ये कैसा कॉपर सल्फेट है? हाइड्रेटेड। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। जहां तक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल की बात है, उसका कलर कैसा होता है? डार्क पर्पल होता है, जब भी हमने एक्टिविटी में भी देखा था। तो आप जब अब इसका ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो आप ये देखोगे जो हॉट वाटर है, जो आपका क्या है? हॉट वाटर है, उसमें कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाए एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे जैसे जितना टेम्परेचर ज्यादा रहता है उतनी जल्दी डिफ्यूजन हो। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है।
ज्यादा होने से उतनी जल्दी इंटरमिक्सिंग होती है। यानी कि जो टेम्परेचर होता है आपका, जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्यूजन के। समझ पा रहे हो चीज को? जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिफ्यूजन के। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यही आपका इस एक्टिविटी। तो आपको कहा जा रहा है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, 1.3 इंसेंस स्टिक वाली एक्टिविटी जो आपने की है, फिर 1.4 एंड 1.5, अगर आप इन तीनों एक्टिविटी को देखो, वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? यहां से कंक्लूजन ये निकलता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। भाई इंसेंस स्टिक में भी ये हुआ, मूव करते करते आपने इंक ड्रॉप को डाला, हनी को डाला, धीरे धीरे वो भी डिसॉल्व हो गया, वो भी धीरे धीरे इंटरमिक्सिंग हो गई। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। भाई जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स में वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सेकंड थिंग जो हमें समझ में आ रही है, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, then in the above 3 activities we observe that particles of matter intermixing on their own with each other. भाई आपने क्या किया, पहले आपने क्या, कॉपर सल्फेट को लिया, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको हॉट वाटर में डाला, ये हो गया ना अपने आप ही इंटरमिक्स। आपने बीकर में पानी लिया और उसमें आपने इंक की ड्रॉप को डाला, भी अपने आप इंटरमिक्स हो गई। They do so by getting into the space between the particles। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसमें एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, दूसरा पार्टिकल जो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। This intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion। इसी को डिफ्यूजन कहा है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन या डिफाइन डिफ्यूजन, तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। तो जब आप डिफ्यूजन को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो पार्टी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के, तो अपना आप इंटरमिक्स हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी को समझने के लिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि भैया जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात लेते हैं, मान लो आपने कई बार आप बचपन में मैंने भी बहुत बार किया, आपने भी किया होगा, ये पानी मान लो ऊपर तक भरा हुआ है, हम इसमें हाथ डालते हैं, पूरा अंदर तक चले जाते हैं, है ना? फिर आप हाथ निकालते हो। अब ऐसा तो नहीं आपने हाथ डाला, पानी अलग हो गया, दोबारा वो अलग का अलग ही रहा, दोबारा जुड़ जाता है। वो दोबारा क्यों जुड़ जाता है? या एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो ये एक टैप है, यहाँ से पानी आ रहा है, हाँ, इसमें आप उंगली मारो, तो उंगली मारोगे आप देखिएगा कि पानी अलग हो गया, क्योंकि उंगली इसमें से निकल रही है, लेकिन वो दोबारा जुड़ गया। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स और मैटर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में फोर्स है, उस फोर्स से वो जुड़ा रहता है, उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स दोबारा क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब इसको समझाने के लिए देखो, एक एक्टिविटी है आपकी 1.6, सीधा एक्टिविटी 1.6, इसमें आपको कहा जा रहा है प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्ट। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे देखो, आपको 4 ग्रुप बनाने। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में देखो क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक। इसमें क्या है? पीछे से, जैसे कि ये सारे लोग खड़े हुए हैं, जैसे आप इस पिक्चर को देखो, सॉरी, ये देखो, इसमें पीछे से इन्होंने ऐसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ा। तो फर्स्ट ग्रुप में तो ये देखो, जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है, इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड ग्रुप में क्या कहा जा रहा है आपको?
सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। इसमें कहा जा रहा है जैसे कि मान लो ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसका हाथ है, ये दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसका हाथ है, तो इसमें हाथ, ये देखो ऐसे हाथ से हाथ, इसमें तो पूरा ही ऐसे पकड़ा हुआ है, इसमें हाथ से हाथ। थर्ड ग्रुप में क्या कहा जा रहा है, शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली द फिंगर टिप्स। इसमें क्या है, जैसे कि ये फिंगर टिप, ये उंगली है, उंगली को उंगली से जोड़ो। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अकॉर्डिंग अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री। अब जो फोर्थ ग्रुप है उनको क्या करना है, ये जो तीन ग्रुप है इनकी ह्यूमन चेन को तोड़ो एक एक कर। सबसे ज्यादा मुश्किल किसको तोड़ना होगा, फर्स्ट ग्रुप होगा ना, फर्स्ट ग्रुप। विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक, तो लास्ट वाला जिसमें से फिंगर जोड़ी थी। तो ऐसे ही हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हो, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस जो होता है वो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में। तो जिसमें जितना ज्यादा स्पेस होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम। ये तो हो गया थर्ड ग्रुप, ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप, और ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में, और सबसे कम लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस। तो ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है आपको, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles had each other with the maximum, क्या आंसर होगा, फर्स्ट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.7। Is it clear? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।